हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2008 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर 100 फीट मूवी के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होती है एक यंग लेडी मार्नी के साथ, जो किसी कारण के वजह से पिछले 2 सालों से जेल में थी। अभी वो जेल से तो रिहा हो चुकी है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक उसे अपने ही घर में बंदी बनकर रहना होगा। शी इज अंडर हाउस अरेस्ट। हमेशा 24/7 उस पर पुलिस की कड़ी नजर रहने वाली है। साथ में उसके पैर में एक मेटल डिवाइस भी लगाया जाएगा जो उसके मूवमेंट को ट्रैक करेगा। घर के अंदर अपने आसपास के 100 फीट रेडियस तक वो एक्सेस कर पाएगी, लेकिन अगर उसने उससे बाहर जाने की कोशिश की तो इस डिवाइस का अलार्म ऑन हो जाएगा, और अगर ये अलार्म 3 मिनट तक कंटिन्यूअस बजता रहा तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। पूरे 10 साल की जेल होगी उसे। ये डिवाइस इनबिल्ट पावर सोर्स के साथ आता है, तो ये कभी भी ऑफ नहीं होता, ना इसे चाबी के बिना खोला जा सकता है। अगर मार्नी ने कभी भी इसे तोड़ने की कोशिश भी की, तब भी पुलिस को नोटिफिकेशन मिलेगी और उसे सजा। एक ऑफिसर शैंक्स आया था मार्नी को घर ड्रॉप करने। हम नोटिस करते हैं उसका बिहेवियर मार्नी के प्रति बहुत ही रूड है। वो इस डिवाइस की चाबी अपने पास रख लेता है। अगर उसने घर से भागने की कोशिश भी की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद दिलाता है मार्नी को। उन दोनों के बातों से ग्रेजुअली हमें पता चलता है असल में मार्नी एक खूनी है। उसने करीबन 2 साल पहले इसी घर में अपने पति माइक का खून किया था। अभी भी उसका इम्प्रेशन रह गया है इस घर के दीवारों पे। माइक भी एक पुलिस ऑफिसर था, शैंक्स का पार्टनर। शायद इसीलिए शैंक्स मार्नी को माफ नहीं कर पा रहा। मगर दोष मार्नी का भी नहीं था। उसके मुताबिक पहले हमला माइक ने किया था। वो तो सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। अगर उस दिन मार्नी उसे नहीं मारती तो माइक उसे जरूर मार डालता। शैंक्स उसके बातों पर यकीन नहीं करता। उसने कभी नहीं किया। माइक के जैसा एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो निकल जाता है और मार्नी घर को साफ करने में लग जाती है। पूरे 2 साल की धूल मिट्टी जमी है इस घर में, और कुछ मेमोरीज भी जिसे वो भुलाना चाहती है। इसलिए मार्नी सबसे पहले माइक का सारा सामान लेकर एक बैग में भरती है और उस बैग को फेंक देती है बेसमेंट में। प्रॉब्लम ये होती है कि ये बेसमेंट 100 फीट रेडियस के बाहर पड़ता है, तो मार्नी ज्यादा अंदर नहीं जा पाती। उसे दूर से ही फेंकना पड़ता है और बैग से सारा सामान निकलकर हर तरफ बिखर जाता है। मार्नी माइंड नहीं करती। वो ऊपर चली आती है, दीवार पे लगे खून को कवर अप करने की कोशिश करती है और फिर नहा धोकर फ्रेश हो जाती है। बहुत दिनों बाद वह अपने कपड़े पहन रही थी, अपने घर में अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था अपने पुरानी जिंदगी को वापस पाकर। मगर उसे ये भी पता था कि सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। इस सोसाइटी के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जो लोग कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, जिनके घर में उसका आना जाना लगा रहता था, जिनके बच्चे को वो कभी बेबी सिट किया करती थी, अभी वही लोग उससे ऐसे नजर चुरा रहे थे जैसे मार्नी इनविजिबल हो। उसी रात घर में अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरे घर में मार्नी के साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। कभी हवा के झोंके से कैंडल्स बुझ जाते हैं, तो कभी वही कैंडल्स फिर से अपने आप ही जल उठते हैं। रात में सोते वक्त भी मार्नी को किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं ऊपर के फ्लोर से। वो जाती है चेक करने, तो उसे एक आदमी दिखता है जो पिछले 1 साल से इसी घर के बेसमेंट में रह रहा था। वो बेचारा खुद ही डर चुका था। मार्नी को देखते ही भाग जाता है और मार्नी आकर सो जाती है। उस रात और कुछ नहीं होता, न दिन के उजाले में कुछ होता है। मार्नी भी धीरे धीरे सारी चीजों से एडजस्ट करने लगी थी। घर से बाहर तो वो जा नहीं सकती, तो ग्रोसरी डिलीवर करने एक लड़का आता है उसके घर। जोई लोकल बंदा है, पास में ही रहता है, तो मार्नी उसे ही रिक्वेस्ट करती है आगे की डिलीवरीज करने के लिए। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मगर उसके बाद ही एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे मार्नी की हालत खराब हो जाती है। वो लाइटर जला रही थी स्मोक करने के लिए, लेकिन ठीक तभी उसी रोशनी में उसे अपने सामने एक भयानक चेहरा दिखता है, माइक का। डर के मारे मार्नी बिस्तर से गिर जाती है। वो भागती है दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जा पाती। अलार्म जो बजने लगा था, उसे पता था कोई उसके बातों पर यकीन नहीं करेगा। अगर वो बाहर निकली तो शैंक्स उसे जेल में डाल देगा पूरे 10 साल के लिए। उधर माइक की आत्मा भी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगी थी। तो हड़बड़ी में सीढ़ियों से उतरते वक्त मार्नी गिर जाती है। माइक उस पर हमला कर देता है और मार्नी बेसमेंट में जाकर बेहोश हो जाती है। उसका सेंस लौटता है शैंक्स के आवाज से आधे घंटे बाद।
उसके चेहरे पर माइक के थप्पड़ का निशान बन चुका था, जिसे देखकर शैंक्स को शक तो होता है, मगर मार्नी कुछ नहीं कहती। असल में वो खुद भी श्योर नहीं थी जो हुआ उसके बारे में। क्या वो सच में ही माइक था? मगर ठीक तभी उसकी नजर पड़ती है दीवार की तरफ, जहाँ खून फिर से विजिबल हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? इसे तो बस 2 दिन पहले ही उसने कवर किया था। डर से मार्नी पूरी रात सो नहीं पाती। खुद को समझाने लगती है ये भूत फूत कुछ नहीं होता, ये सब उसका वहम है। मगर नेक्स्ट मॉर्निंग से ही उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। फिर से किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है मार्नी को। ऊपर के फ्लोर से आवाजें सुनाई देती है जैसे कोई चल रहा हो। फॉर्चुनेटली उसी दिन बिजली वापस आ जाती है, तो मार्नी जाती है किचन में कॉफी बनाने। तभी सारे शेल्फ्स कांपने लगते हैं जैसे भूकंप आ गया हो, और देखते ही देखते सारे प्लेट्स आ गिरते हैं मार्नी के ऊपर। मार्नी घायल भी होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसे यकीन हो चुका था ये माइक की ही आत्मा है, तो वो डट कर सामना करती है उसका। उससे कहती है ये उसका घर है, यहाँ से वो कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अभी तो दिन के उजाले में भी माइक उसे डराता है, और शैंक्स घर के बाहर रह के भी कुछ समझ नहीं पाता। इस सब के बीच जब हर कोई मार्नी को इग्नोर कर रहा था, तो सिर्फ जो ही था उसका इकलौता दोस्त। मार्नी को उससे बात करके अच्छा लगता था, तो वो ऐसे ही कभी कभार आ जाता था मार्नी से मिलने। उनके बातों से हम समझ पाते हैं मार्नी और माइक का रिश्ता बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। माइक सबके सामने तो एक परफेक्ट हस्बैंड हुआ करता था, मगर घर आते ही वो कोई जानवर बन जाता था। शराब के नशे में पीटता था अपनी पत्नी को, वो भी इतने चालाकी से कि एक भी निशान नहीं बनता था उसके मार्च से। मार्नी ने कई बार पुलिस में रिपोर्ट की। माइक के कलीग्स ने इन्वेस्टिगेट भी किया, मगर किसी सबूत के बिना उसके बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। फाइनली उस रात माइक ने हाथ में एक चाकू लेकर उसे चेस किया, तो मार्नी को भी मजबूर होकर उसे मारना पड़ा सेल्फ डिफेंस में। इसमें उसका क्या कसूर? और कोई उस पर यकीन करे या ना करे, जो ही करता था एक्चुअली वो मार्नी को पसंद करने लगा था। तो मार्नी उसके मदद से कुछ बुक्स मंगवाती है घोस्ट्स के बारे में। उसे पता चलता है किसी भी जगह से किसी स्पिरिट को दूर भगाने के लिए सबसे पहले उसके बिलोंगिंग्स को दूर करना होगा। उसके बाद घर के हर एक कोने को होली स्मोक से प्यूरिफाई करना होगा, और फिर फर्म वॉइस से उस स्पिरिट को जाने के लिए कहना होगा। बाकी सब तो ठीक है, मार्नी कर लेगी। मगर उसे याद आता है उसने माइक के सारे कपड़े, फोटोज, शूज सब कुछ बेसमेंट में फेंक दिया है। अब फिर से सब कुछ वहां से उठाना होगा उसे। मार्नी जाती है बेसमेंट में। एज यूजुअल अंदर घुसते ही अलार्म बजने लगता है। उसके पास बस 3 मिनट का वक्त है। मार्नी जल्दी से सारी चीजों को इकट्ठा करने लगती है, मगर तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और माइक की आत्मा उस पर हमला कर देती है। मारने लगती है उसे, उठाकर पटक देती है मार्नी को। समय बीतता जा रहा था और इधर माइक उसका पैर नहीं छोड़ रहा था। फाइनली मार्नी अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट बैक करती है और 3 मिनट पूरा होने से पहले ऊपर आ जाती है। मगर तब तक उसके चिल्लाने की आवाज से शैंक्स आ चुका था घर में। उसे फिर से मार्नी के चेहरे पर चोट दिखती है। उसे लग रहा था माइक का खून किसी और ने किया है और मार्नी उसे छुपा रही है। मे बी वो ही मार्नी को थ्रेट कर रहा। वो मार्नी को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन जैसे ही मार्नी उसे सच कहती है माइक की आत्मा उसे हॉन्ट कर रही, शैंक्स नाराज हो जाता है। उसे लगता है मार्नी पागल हो चुकी है या फिर उससे मजाक कर रही। मार्नी को पता था यही होगा, कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, उसे जो करना होगा खुद ही करना होगा। वो उसी दिन शैंक्स के जाने के बाद माइक का सारा सामान लेकर बाहर ट्रैश में फेंक देती है, मगर अपनी वेडिंग रिंग फेंकना भूल जाती है। तो वो इसे सिंक में फेंक देती है, लेकिन वहां क्रशर में उसकी रिंग फंस जाती है और उसे निकालते वक्त मार्नी का हाथ पकड़ लेता है माइक। क्रशर ऑन करके उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है वो। मार्नी बहुत मुश्किल से खुद को आजाद करती है। उसकी रिंग तो जा चुकी थी, मगर वो दाग फिर से लौट चुका था। जरूर अभी भी माइक का कुछ रह गया है इस घर में, जिसके जरिए वो यहाँ ऑपरेट कर पा रहा। मार्नी पूरे घर में सर्च करती है, हर एक कोने को चेक करती है, मगर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेशन में मार्नी रोने लगी थी, अपना सर पटकने लगी थी जमीन पर। ठीक तभी उसके प्रेशर से फ्लोर का एक पैनल खुल जाता है। मार्नी बाकी के पैनल्स को हटाकर अंदर चेक करती है, तो उसे एक पैकेट दिखता है, एक बहुत ही बड़ा पैकेट पैसों से भरा। तो ये है माइक का हिडन ट्रेजर। माइक एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर था। अपने लाइफ में उसने बहुत सारे पैसे कमाए थे जो वो इस जगह में छुपा कर रखता था। अभी मार्नी सोच में पड़ जाती है इन पैसों के साथ क्या करे। फाइनली बहुत सोच विचार के बाद वो इन्हें लोकल चर्च में डोनेट करने की सोचती है।
बदले में प्रेस्ट से रिक्वेस्ट करती है उसके इस घर को ब्लेस करने के लिए, जो वो प्रेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे भी शायद माइक की प्रेजेंस महसूस होने लगी थी। उस रात मार्नी बाकी रिचुअल्स कंप्लीट करती है, पूरे घर को स्मोक से प्यूरिफाई करती है और माइक को इस घर से जाने के लिए कह देती है। मगर एक वेंजफुल स्पिरिट को भगाना इतना आसान कहाँ होता है। माइक उस पर हमला कर देता है, उसे खींचकर हॉल के दूसरी तरफ ले जाता है, दीवार पे पटक के उसका सर फोड़ देता है और मार्नी जब उससे पूछती है उसे क्या चाहिए तो वो उसी के खून से दीवार पे लिखता है यू, मतलब उसे मारनी चाहिए। मार्नी और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो घर से भागने की कोशिश करती है मगर माइक वो भी होने नहीं देता। वो सारे के सारे दरवाजे लॉक कर देता है, विंडोज सील कर देता है, सारे फर्नीचर्स को उठा के फेंकता है मार्नी के तरफ। एक पॉइंट पे तो वो शार्प नेल से भी हमला कर देता है मगर मार्नी को जान से नहीं मारता। वो पूरा घर तहस नहस हो चुका था और मार्नी का दिमाग भी, वो बहुत लोनली फील करने लगी थी और उसे डर भी लग रहा था। तो टाइम पास के लिए वो कॉल करती है जोई को, कुछ देर बात करती है उससे मगर जोई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और उसके घर आ जाता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं उस रात। मार्नी को माइक की आत्मा दिखती है, वो गुस्से के आग में जल रही थी मगर मार्नी उस तरफ ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती है उसे। लेकिन माइक भी इस बात को इजीली हजम नहीं करता। सुबह होते ही मार्नी देखती है उसकी वेडिंग रिंग वापस आ चुकी है और एग्जैक्टली उसी वक्त माइक जोई पर हमला कर देता है, दीवार पे पटक पटक के उसे इतना मारता है कि उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। उसका हुलिया ही बदल चुका था, ऊपर से उसके हाथ और पैर भी तोड़ देता है। बेचारे को एक बहुत ही भयानक मौत मिलती है। सब कुछ मार्नी के आंखों के सामने हो रहा था। वो रोकने गई भी लेकिन माइक उसे भी मारने लगा था और अपना काम पूरा हो जाने के बाद वो गायब हो जाता है। रह जाती है जोई की लहूलुहान लाश। मार्नी के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो बाथरूम में जाकर किसी तरह खुद को क्लीन करती है। तभी दरवाजे पर नॉक करता है शैंक्स। उसने कल रात जोई को इस घर में आते हुए देखा है। उसे लगता है माइक का खून जोई ने किया है। वो मार्नी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो मार्नी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। इस लाश का वो क्या करे। एट लास्ट वो इसे फ्लोर पैनल के नीचे छुपा देती है और एक चादर से उसके खून को क्लीन करके उसे भी डाल देती है लाश के साथ। शैंक्स को कमरे में कुछ नहीं मिलता लेकिन इससे उसका शक दूर नहीं होता। वो मार्नी को इधर उधर के सवाल पूछने लगता है। दूसरी तरफ मार्नी का टेंशन तो बढ़ता ही जा रहा था। शैंक्स जहां पर खड़ा था ठीक उसके माथे के ऊपर ही उसने लाश को छुपाया था। उसके वेट से सीलिंग फटने लगा था, कभी भी टूटकर गिर सकता था वो। तो वो शैंक्स को जल्द से जल्द घर से भगाने की कोशिश करती है मगर ऐसा होता नहीं। कुछ देर के अंदर ही सीलिंग टूटकर वो लाश आ गिरती है शैंक्स के ऊपर और शैंक्स को लगता है ये खून भी मार्नी ने ही किया है तो वो उसे अरेस्ट कर लेता है। मार्नी कुछ नहीं कहती, उसे कुछ कहना ही नहीं था, उसे तो बस इस घर से निकलना था। लेकिन जैसे ही शैंक्स उसे बाहर ले जाने लगता है माइक की आत्मा मार्नी को उठाकर पटक देती है। शैंक्स कुछ समझ पाए इससे पहले उसके साथ में यही होता है। फाइनली जब उसे खुद अपने आंखों से माइक दिखता है तब उसे यकीन हो जाता है मार्नी सही कह रही थी। जो मरने के बाद भी मार्नी को सता रहा है वो जिंदा रहते वक्त तो पता नहीं क्या किया होगा। इस बार शैंक्स मार्नी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन माइक के डेमोनिक पावर के सामने वो टिक नहीं पाता। उल्टा उसके गोली से घर में आग लग जाती है। माइक उन दोनों को उठाकर बेसमेंट में फेंक देता है। सर में चोट लगने की वजह से शैंक बेहोश हो गया था। मार्नी उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उठता नहीं। इधर पूरे घर में आग स्प्रेड हो चुकी थी, दरवाजा भी लॉक्ड हो चुका था। तो मार्नी उसके पॉकेट में से चाबी निकालकर अपना हैंडकफ और वो डिवाइस खोल लेती है, भागती है वेंटिलेटर की तरफ। बहुत सालों के धूल मिट्टी से जैम हो चुका था उसका कांच। मार्नी बहुत मुश्किल से उसे खोलती है और बाहर निकलती है लेकिन ठीक तभी उसे पीछे से शैंक्स की आवाज सुनाई देती है। उसका सेंस लौट चुका था और वो मार्नी को ढूंढ रहा था। तो मार्नी फिर से एक बार अंदर जाती है और शैंक्स को बाहर निकलने में मदद करती है मगर वो खुद नहीं निकल पाती। उससे पहले ही माइक उसे पकड़ लेता है। शायद उसका इरादा था मार्नी को इसी आग में जलाकर मार डालने का। वो एक बैट से मार्नी को चोक करने लगता है। मार्नी भी अपनी अंगूठी निकालकर उसके तरफ फेंकती है और उसके मुंह पर कह देती है इट्स ओवर और कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के बीच। शायद इससे माइक के वेंजफुल स्पिरिट की अकल ठिकाने आ जाती है और वो गायब हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। मार्नी खुद को किसी तरह खींचते हुए बचाते हुए बाहर निकलती है। धुएं से चारों तरफ भर चुका था, किसी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मगर शैंक्स को सच्चाई दिख चुकी थी। तो वो मार्नी को भागने के लिए कहता है, बाकी सब कुछ वो मैनेज कर लेगा। मार्नी वही करती है।
अपने बिल्ली को साथ लेकर निकल जाती है इस घर से और इस शहर से भी। उसे कोई नई आइडेंटिटी अपनानी होगी। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है जिससे लोगों को पता चलता है कि घर में आग लगने की वजह से मार्नी की मौत हो चुकी है। शैंक्स ने खुद स्टेटमेंट दिया है, मतलब मार्नी अभी आजाद हो चुकी है पूरी तरीके से। ना कोई पुलिस ट्रैकिंग, ना कोई केस, ना जेल में वापस जाने का डर। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पॉजिटिव एंडिंग है, सिर्फ जोई का मरना मुझे ठीक नहीं लगा, बाकी कहानी पसंद आई। डोमेस्टिक वायलेंस एक रियल इश्यू है दोस्तों, और हमारे जैसे देश में तो इसकी सच्चाई और ज्यादा भयानक है। हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए, तभी तो विक्टिम को जस्टिस मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।